सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो द्वारा रचित कहानी दूदा पहलवान। स्कूल में पढ़ता था तो शहर का हसीन तरीन लड़का मुतसव्वर होता था। उस पर बड़े बड़े अमर्द परस्तों के दरमियान बड़ी कूंकवार लड़ाइयां हुईं। एक दो इसी सिलसिले में मारे भी गए। वो वाकई हसीन था। बड़े मालदार घराने का चश्मो चराग था, इसलिए उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। मगर जिस मैदान वो कूद पड़ा था उसको एक मुहाफिज की जरूरत थी जो वक्त पर उसके काम आ सके। शहर में यूं तो सैकड़ों बदमाश और गुंडे मौजूद थे जो हसीन व जमील सलाहू के एक इशारे पर कट मरने को तैयार थे। मगर दूदे पहलवान में एक निराली बात थी। वो बहुत मुफलिस था, बहुत बदमिजाज और अखखड़ तबीयत का था। मगर इसके बावजूद उसमें ऐसा बांकपन था कि सलाहू ने उसको देखते ही पसंद कर लिया और उनकी दोस्ती हो गई। सलाहू को दूदे पहलवान की रिफाकत से बहुत फायदे हुए। शहर के दूसरे गुंडे जो सलाहू के रास्ते में रुकावटें पैदा करने का मूजिब हो सकते थे, दूदे की वजह से खामोश रहे। स्कूल से निकलकर सलाहू कॉलेज में दाखिल हुआ तो उसने ऊपर पर पुर्जे निकाले और थोड़े ही अरसे में उसकी सरगर्मियां नया रुख इख्तियार कर गईं। इसके बाद खुदा का करना ऐसा हुआ कि सलाहू का बाप मर गया। अब वो उसकी तमाम जायदाद इमलाक का वाहिद मालिक था। पहले तो उसने नकदी पर हाथ साफ किया, फिर मकान गिरवी रखने शुरू किए। जब दो मकान बिक गए तो हीरा मंडी की तमाम तवाइफे सलाहू के नाम से वाकिफ थीं। मालूम नहीं इसमें कहाँ तक सदाकत है, लेकिन लोग कहते हैं कि हीरा मंडी में बूढ़ी नायिकाएं अपनी जवान बेटियों को सलाहू की नज़रों से छपा छुपा कर रखती थीं, मबादा वो उसके हुस्न के चक्कर में फंस जाएं। लेकिन इन एहतियाती तदाबीर के बावजूद जैसा कि सुनने में आया है, कई कुंवारी तवाइफ ज़ादियाँ उसके इश्क में गिरफ्तार हुईं और उल्टे रस्ते पर चलकर अपनी जिंदगी के सुनहरे अयाम उसके तलव्वुन की नज़र कर बैठीं। सलाहू खेल खेल रहा था। दूदे को मालूम था कि ये खेल देर तक जारी नहीं रहेगा। वो उम्र में सलाहू से दुगुना बड़ा था। उसने हीरा मंडी में बड़े बड़े सेठों की खाक उड़ते देखी थी। वो जानता था कि हीरा मंडी एक ऐसा अंधा कुआं है जिसको दुनिया भर के सेठ मिलकर भी अपनी दौलत से नहीं भर सकते। मगर वो उसको कोई नसीहत नहीं देता था। शायद इसलिए कि वो जहांदीदा होने के बायस अच्छी तरह समझता था कि जो भूत उसके हसीन व जमील बाबू के सर पर सवार है, उसे कोई टोना टोटका उतार नहीं सकता। दूदा पहलवान हर वक्त सलाहू के साथ होता था। शुरू शुरू में जब सलाहू ने हीरा मंडी का रुख किया तो उसका ख्याल था कि दूदा भी उसके ऐश में शरीक होगा। मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे मालूम हुआ कि उसको इस किस्म के ऐश से कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसमें वो दिन रात गर्क रहता था। वो गाना सुनता था, शराब पीता था, तवाइफों से फहश मजाक भी करता था, मगर इससे आगे कभी नहीं गया था। इसका बाबू रात रात भर अंदर किसी माशूक को बगल में दबाए पड़ा रहता और वो बाहर किसी पहरेदार की तरह जागता रहता। लोग समझते थे कि दूदे ने अपना घर भर लिया है, दौलत की लूट मची है। इसमें उसने यकीनन अपने हाथ रंगे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब सलाहू दादेश देने को निकलता था हजारों नोट दूदे ही की तहवील में होते थे। मगर ये सिर्फ उसी को मालूम था कि पहलवान ने इनमें से एक पाई भी कभी इधर उधर नहीं की। उसको सिर्फ सलाहू से दिलचस्पी थी, जिसको अपना आका समझता था। और ये लोग भी जानते थे कि दूदा किस हद तक उसका गुलाम है। सलाहू उसको डांट डपट लेता था। बरह औकात शराब के नशे में उसे मार पीट भी लेता था, मगर वो खामोश रहता। हसीन व जमील सलाहू उसका माबूद था। वो उसके हुजूर कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता था। एक दिन इत्तिफाक से दूदा बीमार था।
सलाहू रात को हस्बन ए मामूल ऐश करने के लिए हीरा मंडी पहुंचा। वहां किसी तवाइफ के कोठे पर गाना सुनने के दौरान में उसकी झड़प एक तमाशबीन से हो गई और हाथापाई में उसके माथे पर हल्की सी खराश आ गई। दूधे को जब इसका इल्म हुआ तो उसने दीवार के साथ टक्कर मार मार कर अपना सारा सर जख्मी कर लिया। खुद को बेशुमार गालियां दीं। बहुत बुरा भला कहा। उसको इतना अफसोस हुआ कि 10-15 दिन तक सलाहू के सामने उसका सर झुका रहा। एक लफ्ज भी उसके मुंह से न निकला। उसको ये महसूस होता था कि उससे कोई बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया है। चुनाचे लोगों का बयान है कि वो बहुत देर तक नमाजें पढ़ पढ़कर अपने दिल का बोझ हल्का करता रहा। सलाहू की वो इस तरह खिदमत करता था जिस तरह पुराने किस्से कहानियों के वफादार नौकर करते हैं। वो उसके जूते पालिश करता था, उसके पाँव दाबता था, उसके चमकीले बदन पर मालिश करता था, उसके हर आराम और आसाइश का ख्याल रखता था जैसे उसके बदन से पैदा हुआ है। कभी कभी सलाहू नाराज हो जाता। ये वक्त दूधे पहलवान के लिए बड़ी आजमाइश का वक्त होता था। दुनिया से बेजार हो जाता, फकीरों के पास जाकर तावीज़ गंडे ले लेता, खुद को तरह तरह की जिस्मानी तकलीफ पहुंचाता। आखिर जब सलाहू मौज में आकर उसे बुलाता तो उसे ऐसा महसूस होता कि दोनों जहान मिल गए हैं। दूधे को अपनी ताकत पर नाज नहीं था, उसे ये भी घमंड नहीं था कि वो छुरी मारने के फन में यकता है। उसको अपनी ईमानदारी और अपने खुलूस पर भी कोई फक्र नहीं था। लेकिन वो अपनी इस बात पर बहुत नाज़ा था कि लंगोट का पक्का है। वो अपने दोस्तों यारों को बड़े फख्र और इम्तियाज से बताया करता था कि उसकी जवानी में सैकड़ों मर्द औरतें आएं। चलतरों के बड़े बड़े मंत्र उस पर फूंके मगर वो शाबाश है, उसके उस्ताद को लंगोट का पक्का रहा। ये बड़ नहीं थी उन लोगों को जो दूधे पहलवान के लंगोटिए थे। अच्छी तरह मालूम था कि उसका दामन औरत की तमाम आलाइशों से पाक है। मुतअद्दिद बार कोशिश की गई कि वो गुमराह हो जाए मगर नाकामी हुई। वो साबित कदम रहा। खुद सलाहू ने कई बार उसका इम्तिहान लिया। अजमेर के उर्स पर उसने मेरठ की एक काफिर अदा तवाइफ अनवरी को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो दूधे पहलवान पर डोरे डाले। उसने अपने तमाम गुर इस्तेमाल कर डाले मगर दूधे पर कोई असर न हुआ। उर्स खत्म होने पर जब वो लाहौर रवाना हुई तो गाड़ी में उसने सलाहू से कहा, बाऊ, बस अब मेरा कोई इम्तिहान न लेना। ये साली अनवरी बहुत आगे बढ़ गई थी। तुम्हारा ख्याल था वरना गला घूंट देता हरामजादी का। इसके बाद सलाहू ने उसका और कोई इम्तिहान न लिया। दूधे के ये तंबीही अल्फाज काफ़ी थे जो उसने बड़े संगीन लहजे में अदा किए थे। सलाहू ऐश ओ इशरत में बदस्तूर गर्क था, इसलिए कि अभी 3-4 मकान बाकी थे। हीरा मंडी की तमाम काबिले ज़िक्र तवाइफे एक एक करके उसके पहलू में आ चुकी थीं। अब उसने छोटे जामों का दौर शुरू कर दिया था। उसी दौरान में एकदम कहीं से एक तवाइफ अलमास पैदा हो गई जो एकदम सारी हीरा मंडी पर छा गई। हाथ लगाए मैली होती है, पानी पीती है तो उसके शफ़ाफ हल्क में से नजर आता है। हिरनी की सी आंखें हैं जिनमें खुदा ने अपने हाथ से सुरमा लगाया है। बदन ऐसा मुलायम है कि निगाहें फिसल फिसल जाती हैं। सलाहू जहां भी जाता है उस परी चेहरा और हूर शमाइल माशूका के हुस्नो जमाल की बातें सुनता था। दूधे पहलवान ने फौरन पता लगाया और अपने बाबू को बताया कि ये अलमास कश्मीर से आई है। वाकई खूबसूरत है। अधेड़ उम्र की माँ उसके साथ है जो उस पर बहुत कड़ी निगरानी रखती है, इसलिए कि वो लाखों के ख्वाब देख रही है।
जब अलमास का मुजरा शुरू हुआ तो उसके कोठे पर सिर्फ वही साहबे सरवत जाते थे जिनका लाखों का कारोबार था। सलाहू के पास अब इतनी दौलत नहीं थी कि वो इन तकड़े दौलतमंद अय्याशों का मुकाबला कम ठोंक के कर सके। 8-10 मुजरों ही में उसकी हजामत हो जाती। चुनाचे वो इसी ख्याल के तहत खामोश रहा और पेचोताप खाता रहा। दूधा पहलवान अपने बाबू की ये बेचारगी देखता तो उसे बहुत दुख होता, मगर वो क्या कर सकता था। उसके पास था ही क्या, एक सिर्फ उसकी जान थी, मगर वो इस मामले में क्या काम दे सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद आखिर दूधे ने एक तरकीब सूची, जो ये थी कि सलाहू अलमास की माँ इकबाल से राबिता पैदा करे। उस पर यह जाहिर है कि वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया है। इस तरह जब मौका मिले तो अलमास को अपने कब्जे में कर ले। सलाहू को ये तरकीब पसंद आई, चुनाचे फौरन इस पर अमलदर आमद शुरू हो गया। इकबाल बहुत खुश हुई कि इस ढलती उम्र में उसे सलाहू जैसा कुबरू चाहने वाला मिल गया। ये सिलसिला देर तक जारी रहा। इस दौरान सैकड़ों मर्तबा अलमास सलाहू के सामने आई, बज औकात उसके पास बैठकर बातें भी करती रही और उसके हुस्न से काफी मुतअस्सिर हुई। उसको हैरत थी कि वो उसकी माँ से क्यों दिलचस्पी ले रहा है, जबकि वो उसकी आंखों के सामने मौजूद है। लेकिन उसकी ये हैरत बहुत देर तक कायम न रही। जब उसको सलाहू की हरकत व सकनात से मालूम हो गया है कि वो चाल चल रहा है, इस इंकिशाफ से उसे खुशी हुई। अंदरूनी तौर पर उसके एहसास जवानी को बड़ी ठेस पहुंच रही थी। बातों बातों में एक दिन सलाहू का जिक्र आया तो अलमास ने उसकी खूबसूरती की तारीफ जरा चटखारे के साथ बयान की, जो उसकी माँ इकबाल को बहुत नागवार मालूम हुई। चुनाचे इन दोनों में खूब चकचक हुई। अलमास ने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि सलाहू उसे बेवकूफ बना रहा है। इकबाल को बहुत दुख हुआ। यहाँ अब बेटी का सवाल नहीं था बल्कि रकीब का या मौत का। चुनाचे दूसरे रोज जब सलाहू आया तो उसने सबसे पहले उससे पूछा, आप किसे पसंद करते हैं, मुझे या मेरी बेटी अलमास को? सलाहू हो अजब मकमसे में गिरफ्तार हो गया। सवाल बड़ा टेढ़ा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसको बिल आखिर यही कहना पड़ा, तुम्हें। मैं तो सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूं। और फिर उसे इकबाल को मजीद यकीन दिलाने के लिए और बहुत सी बातें घड़ना पड़ें। इकबाल यूं तो बहुत चालाक थी, मगर उसको किसी हद तक यकीन आ ही गया। शायद इसलिए कि वो अपनी उम्र के ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसे चंद झूठी बातों को भी सच्चा समझना ही पड़ता था। जब ये बात अलमास तक पहुंची तो वो बहुत जज्बस हुई। जूं ही उसे मौका मिला, उसने सलाहू को पकड़ लिया और उससे सच उगलवाने की कोशिश की। सलाहू ज्यादा देर तक उसकी जरह बर्दाश्त न कर सका। आखिर उसे मानना ही पड़ा कि उसे इकबाल से कोई दिलचस्पी नहीं। असल में तो अलमास का हुसूल ही उसके पेशेंजर है। ये कबूल वाने पर अलमास की तसल्ली हुई, मगर वो लगाव जो उसके दिल और दिमाग में सलाहू के मुतल्लिक पैदा हुआ था, गायब हो गया और उसने ठेठ तवाइफ बनकर अपनी माँ को समझाया कि बचपना छोड़ दो और इससे मेरे दाम वसूल करो, तुम्हें वो क्या देगा। अपनी लड़की की ये अक्ल वाली बात इकबाल की समझ में आ गई और वो सलाहू को दूसरी नज़र से देखने लगी। सलाहू भी समझ गया कि इसका वार काली गया है। अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि वो नीलाम में अलमास की सबसे बढ़कर बोली दे। दूधे पहलवान ने इधर उधर से कुरेद कर मालूम किया कि अलमास की नथुनी उतर सकती है अगर सलाहू हो 25,000 रुपये उसकी माँ के कदमों में ढेर कर दे। सलाहू अब पूरी तरह जकड़ा जा चुका था। जाए रफ्तन न पाए मानदन वाला मामला था। उसने 2 मकान बेचे और 25,000 रुपये हासिल करके इकबाल के पास पहुंचा। उसका ख्याल था कि वो इतनी रकम पैदा नहीं कर सकेगा। जब वो ले आया तो वो बौखला सी गई।
अलमास से मशवरा किया तो उसने कहा, इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। पहले उससे कहो कि हमारे साथ क्लियर शरीफ के उर्स पर चले। सलाहू को जाना पड़ा और नतीजा इसका ये हुआ कि पूरे 15,000 रुपए मुजरों में उड़ गए। उसकी इन तमाशबीनों पर जो उर्स में शरीक हुए थे, धाक तो बैठ गई मगर उसके 25,000 रुपयों को दीमक लग गई। वापस आए तो बाकी का रुपया आहिस्ता आहिस्ता अलमास की फरमाइशों की नजर हो गया। दूधा अंदर ही अंदर गुस्से से खौल रहा था। उसका जी चाहता था कि इकबाल और अलमास दोनों का सर उड़ा दे मगर उसे अपने बाबू का ख्याल था। उसके दिल में बहुत सी बातें थीं जो वो सलाहों को बताना चाहता था मगर बता नहीं सकता था। उससे उसे और भी झुंझलाहट होती। सलाहू बहुत बुरी तरह अलमास पर लट्टू था। 25,000 रुपए ठिकाने लग चुके थे। अब वो 10,000 रुपए उस मकान को गिरवी रखकर उजाड़ रहा था जिसमें उसकी नेक सीरत माँ रहती थी। ये रुपया कब तक उसका साथ देता? इकबाल और अलमास दोनों जोंक की तरह चिमटी हुई थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब उस पर नालिश हुई और अदालत ने उसे कुर्की का हुक्म दे दिया। सलाहू बहुत परेशान हुआ। उसे कोई सूरत नजर नहीं आती थी। कोई ऐसा आदमी जो उसे कर्ज देता। ले देकर एक मकान था सो वो भी गिरवी था और कुर्की आई हुई थी। और बेल्फ सिर्फ दूधे पहलवान की वजह से रुके हुए थे जिसने उनको यकीन दिलाया था कि वो बहुत जल्द रुपए का बंदोबस्त कर देगा। सलाहू बहुत हंसा था कि दूधा कहाँ से रुपए का बंदोबस्त करेगा। 100-200 रुपए की बात होती तो उसे यकीन आ जाता मगर सवाल पूरे 10,000 रुपए का था। चुनाचे उसने पहलवान का बड़ी बेदर्दी से मजाक उड़ाया था कि वो उसको तिफल तसल्लियां दे रहा है। पहलवान ने ये लन तन खामोशी से बर्दाश्त की और चला गया। दूसरे रोज आया तो उसका शिंगरफ ऐसा चेहरा जर्द था। ऐसा मालूम था कि वो बिस्तरे लालत पर से उठकर आया है। सरने कर उसने अपने डब में से रुमाल निकाला जिसमें 100-100 के कई नोट थे और सलाहू से कहा, ले बाऊं ले आया हूं। सलाहू ने नोट गिने। पूरे 10,000 थे। टुकुर टुकुर पहलवान का मुंह देखने लगा। ये रुपया कहाँ से पैदा किया तुमने? दूधे ने अफसुर्दा लहजे में जवाब दिया। हो गया पैदा कहीं से। सलाहू कुर्की को भूल गया। इतने सारे नोट देखे तो उसके कदम फिर अलमास के कोठे की तरफ उठने लगे मगर पहलवान ने उसे रोका। नहीं बाऊ, अलमास के पास न जाओ। ये रुपया कुर्की वालों को दो। सलाहू ने बिगड़े हुए बच्चे की मानिंद कहा। क्यों? मैं जाऊंगा अलमास के पास। दूधे ने कड़े लहजे में कहा। तू नहीं जाएगा। सलाहू तैश में आ गया। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? दूधे की आवाज नरम हो गई। मैं तेरा गुलाम हूं बाऊ, पर अब अलमास के पास जाने का कोई फायदा नहीं। दूधे की आवाज में लर्जिश पैदा हो गई। न पूछ बाऊ, ये रुपया मुझे उसी ने दिया है। सलाहू करीब करीब चीख उठा। ये रुपया अलमास ने दिया है, तुम्हें दिया है? हाँ बाऊ, उसी ने दिया है। मुझ पर बहुत देर से मरती थी साली, पर मैं उसके हाथ नहीं आता था। तुझ पर तकलीफ का वक्त आया तो मेरे दिल ने कहा, दूधे छोड़ अपनी कसम को, तेरा बाऊ तुझसे कुर्बानी मांगता है। सो मैं कल रात उसके पास गया और उससे ये सौदा कर लिया। दूधे की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे।